डियर स्टूडेंट्स, जब तक ना आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। इसलिए आपको, अगर आप फेलियर होते हैं, असफल होते हैं, तो इसके लिए भी आपको खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझना पड़ेगा। तो हमेशा आप याद रखें कि अपने पूर्ण जिम्मेदारियों के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। चूज योर ऑन वे, चूज योर ऑन डेस्टिनी। क्योंकि आप सभी को पता है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं और अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जितना बेहतर अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए किसी की कॉपी ना करें। आप अपने पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को, अपने इंटरेस्ट को बखूबी समझते हैं। उसको पहचान कर ही एक सही और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ें। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपनी क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यामदेहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ेंगे, और उसी क्रम में जो पहला प्रश्न है वह है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। अब यह कथन देखा जाए तो सही है, क्योंकि सही इसलिए है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। आपने देखा भी होगा कि बच्चा जो है एक ग्रुप बना करके, है ना, एक दूसरे से सीखता है और एक दूसरे के सहयोग से भी सीखता है। क्लियर है? तो बिल्कुल सही है ये। एक एक ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। गलत है क्योंकि ये बच्चों के लिए, देखिए गलत तो है ही नहीं, पहला चला गया। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। आपने देखा होगा बच्चे अपने साथियों से सहज और सरल तरीके से सीख लेते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध करने के लिए नहीं। गलत, क्योंकि यह भी नहीं होगा। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी है ना। बच्चे ग्रुप्स में एक दूसरे की सहायता से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो भाई, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को क्या करना चाहिए? सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल होना चाहिए। सक्रिय सहभागिता यानी टीचर का रोल तो आप सभी को पता है, एक क्या है? सुगमकर्ता के रूप में है ना, सुलभकर्ता के रूप में है, एज अ फैसिलिटेटर के रोल में है। और टीचरों का यह दायित्व है कि भाई शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करें। समझ में आ रही है बात? तो सी इज द राइट आंसर, ए बी डी नहीं होगा इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई प्रश्न रिपीटेड भी होते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप पर आधारित होती है। तो भाई निचली कक्षाओं का मतलब प्राथमिक है। शिक्षण की खेल पद्धति आप सभी को पता है बहुत महत्वपूर्ण है, मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है ना। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वह सीखने, याद रखने या जानकारी प्राप्त करने के लिए या समस्याओं का हल करने के लिए वह बेसिकली अपने जो भी उनकी क्षमता होती, जो भी कैपेसिटी होती है, उनका स्तर जो होता है वो सामान्य होता है ना। इसलिए निचली कक्षाओं यानी प्राथमिक स्तर की जो कक्षा है उसमें जो शिक्षण विधि होनी चाहिए वो खेल पद्धति पर ही आधारित होनी चाहिए। और खेल पद्धति मूल रूप से सभी को पता है, आप सभी को, कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह ऑप्शन इसका ठीक होना चाहिए, है ना। तो इसका ए, सी और डी गलत हो गया। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है, आप हमेशा याद रखेंगे जो प्लेवे मेथड है ना, इसका जो आधार है ना, वह आधार कैसा है? यह आधार जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित है। इसलिए बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? भाई, तो बच्चे रुचिकर या रुचि उनको बनेगा कैसे? जब बच्चा खुद चीजों को करके देखेगा। तो यहाँ एक कंसेप्ट आता है ना भाई, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जब किसी काम को, है ना, किसी कार्य को क्या करेगा? स्वयं करेगा, स्वयं करेगा, तो बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। क्लियर है? तो बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये नहीं होगा। स्वयं गतिविधियां करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधियां में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों के लिए स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। अब देखिए, ये सारे ऑप्शंस में सबसे बेहतरीन ऑप्शंस क्या है? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे, बच्चा खुद करेगा, है ना। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट यहां आ गया।
और इसलिए डी इज द राइट आंसर। बच्चा जब स्वयं के अनुभव से सीखता है, स्वयं एक्सप्लोर करके सीखता है, खुद चीजों को करके सीखता है, बच्चे स्वयं गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, तो बच्चे ज्यादा बेहतर सीखते हैं। क्लियर है? और यह विधि सबसे बेहतरीन विधि है, इससे बच्चों की रुचि भी बनी रहती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए? नहीं, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हाँ, ये सही हो सकता है। श्यामपट्ट को साफ रखना चाहिए, बहुत बेहतरीन ऑप्शन नहीं, बहुत उपयुक्त नहीं है। छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे उपयुक्त छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में आया और स्टार्ट हो गए पढ़ाना। बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करें, रेडी करें। उनके ध्यान जो इधर उधर भटके हुए होते हैं, पहले उनको एकाग्रचित करें, कंसंट्रेट करवाएं, टॉपिक से जुड़ी हुई चीजों से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ें। क्लियर है? इससे क्या होगा कि भाई शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो है ना, शिक्षक जो है बच्चों को ठीक प्रकार से देख ले कि ये मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। इससे छात्रों की क्या होगी, ग्रहणात्मक जो रिसेप्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और कक्षा में क्या होगा, डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। तो ये शिक्षण कार्य का सबसे जरूरी अंग है और इससे शिक्षण कार्य अत्यधिक क्या हो जाता है, प्रभावी भी हो जाता है। तो बी जो ऑप्शन है कि भाई छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, इस बात का ध्यान शिक्षकों को रखना चाहिए। अगला है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, बहुत सुटेबल नहीं है, अधिगम को निर्देशित करने की, उसके बाद आगे अनुदेशन देने की, या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है ये डी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि डी जो ऑप्शन है इसमें आप अगर देखें तो शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग, आप अगर देखें तो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है, एक जितना सरल हो। और बालक में सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो आप सभी को पता है कि जन्मजात होती है। तो आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान की यही तो अवधारणा है ना कि अधिगम की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया एवं जितने भी शैक्षिक अवयव हैं वह उनके सहायक रूप में हो। पहली बात तो ये, और उनका उद्देश्य क्या हो, अधिगम को सरल बनाना। क्योंकि अधिगम जितना सरल होगा बच्चे उतने सहजता से सरलता से चीजों को क्या कर सकेंगे, चीजों को लर्न कर सकेंगे, सीख सकेंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। देखिए फिर आ गया, अब आप बार बार ये शब्द सुन ही रहे, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर की भूमिका में है, तो अब इसमें तो आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले भी बहुत बार प्रश्न में हम जिक्र कर चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। चलिए अगला, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो नहीं है वाले में आप दो चीज, एक तो पहले आप नहीं पे फोकस करेंगे, है ना, नहीं वाले में, क्योंकि बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि विद्यालय क्षेत्र में जो रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए जो तीन उपागम हैं उनमें पहला क्या हो जाएगा, वार्तालाप कौशल, दूसरा परियोजना कार्य, तीसरा मौखिक प्रश्न। ठीक है, अब ये अगर देखें यहां पे तो वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न, यह तीनों तो होंगे। तो इसमें नहीं क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना, ये वाला नहीं होगा। कौन सा, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये नहीं होगा। क्योंकि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए भाई ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये कहीं से भी सुटेबल नहीं है, और ये ऑप्शन में नहीं वाले ऑप्शंस के कारण ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे जो आंसर में क्या कह रहा है ना, उपागम है या उपागम नहीं है। तो उपागम नहीं है, इन चारों में से वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी समझ जो है प्राप्त की है कंस्ट्रक्टिव, एक शब्द है जो बार बार रिपीट होता है, क्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, रचनावादी उपागम। ठीक है, तो मानवतावाद नहीं होगा, व्यवहारवाद भी नहीं, संज्ञानात्मक भी नहीं, ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
सी इज द राइट आंसर। और कंस्ट्रक्ट का मतलब ही यहां पर है कि बच्चे अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और यही उनके लिए ज्ञान का स्थायी रूप होगा, है ना। क्लियर है? तो यहां पर हो गया आपका। चलिए अगला जो प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वपहल व प्रयास शामिल है, इनमें से कौन सा है? स्वयं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, स्वयं पहल किसमें करेंगे बच्चे? बाल केंद्रित में, बाल केंद्रित विधि। क्लियर है? बाल केंद्रित विधि, है ना, या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता भी कौन है? बालक ही तो हैं। बालकों को ही क्या कहा जाता है? बालकों को ही तो क्या कहा जाता है? अधिगमकर्ता कहा जाता है ना। चूंकि अधिगम कौन ले रहे हैं? बालक ले रहे हैं, तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि भी इसका नाम है। देखो यहां थोड़ा सा घुमा दिया है और कुछ नहीं है। बाल केंद्रित विधि को ही क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं और यही सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह से यह 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, आज हमने डिस्कस किया और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे जो कि आगामी प्रतियोगिता सभी प्रकार के ऑल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल सक्सेस प्लस पे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।